नाज़रीन, 7 अक्टूबर के बाद जब इसराइल ने बमबारी शुरू की तो दुनिया का यह ख्याल था कि ये विद इन डेज ये मामला थम जाएगा, बमबारी रुक जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी इसराइल कई दफ़ा गजा पट्टी के ऊपर हमला कर चुका है, बमबारी करता रहता है और गजा के अंदर भी दाखिल हो चुका है 2 मरतबा पिछली दहाई के अंदर अंदर गजा पर कब्जा करने के लिए, लेकिन वो विद इन डेज जो है वो मामला ख़त्म हो गया। तो इसके बारे में भी दुनिया की यही कैलकुलेशन थी। लेकिन अब नाज़रीन, इतने ज़्यादा दिन गुजर जाने के बावजूद जंगबंदी ना होना यह बात क्लियर कर रहा है कि इस वक्त इसराइल और उसके पीछे अमेरिका की इंटेंशंस क्या हैं और दुनिया इस वक्त किस तबाही की तरफ जा रही है। यानी अमेरिका का इसराइल के इस तमाम रेड लाइन क्रॉस करने के बावजूद, इतना जुल्म ढाने के बावजूद सरेआम उसकी जो हिमायत है वो जारी रखना, उसको असलहा जो है वो पहुंचाते रहना, ये बता रहा है कि इसने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तो बना दिया है। यानी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ने इसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बना दिया। लेकिन अब जो मजीद इसको वो लिंगर ऑन करने जा रहे हैं और इसको रोक नहीं रहे, तो अब ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर के अंदर बदलने जा रहा है। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन मैं आपके सामने वो चीजें रखने जा रहा हूं कि दूर दूर तक जंगबंदी के कोई चांसेस नहीं है। हालांकि अभी भी एक बार फिर वो उन्होंने जनाब एग्री किया कि मुज़ाकरात हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली यह है कि इस पूरे साल आपके पास जंगबंदी के चांसेस नहीं है और उससे अगले साल भी नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये एक तवील तरीन जंग, और इसमें अब चूंकि जंग तवील तर हो, मतलब क्लियर हो गया कि जंग तवील तर है, तो हिजबुल्लाह जैसी तंजीमें जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही थी, यानी हमले तो कर रही थी लेकिन ऑल आउट वॉर से एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही थी कि भाई अगर ये जंग फैलेगी तो और बहुत सारे सिविलियंस जो हैं वो इसके लिपेट में आएंगे। यानी लेबनान के सिविलियंस इसके लिपेट में आएंगे, शाम के सिविलियंस, इराक के सिविलियंस जो ऑलरेडी पिछले 40-30 सालों से मतलब मुश्किल तरीन हालात के अंदर हैं, वो मजीद एक जंग के अंदर जो है वो धकेले जाएंगे और उससे बात आगे भी बढ़ सकती है। यानी मिडिल ईस्ट में आगे बाकी मुल्कों के अंदर, जॉर्डन में ये जंग फैल जाएगी, ठीक है, तो वहां के सिविलियंस भी ये भुगतेंगे। तो इसलिए रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया, बहुत जोर लगाया गया जंगबंदी के लिए, डिप्लोमेसी की गई, लेकिन अब वो सारी चीजें फेल हो चुकी हैं। और अब जो आज मैं आपके सामने चीज रखने जा रहा हूं वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि दुनिया किस भयानक तबाही की तरफ जा रही है। वो नाज़रीन बड़ी सबसे अहम चीज पहले आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा वो नेटो अब जो है वो यूक्रेन के अंदर जा रहा है, वो F-16 और बाकी जदीद त्यारे यूक्रेन को देने जा रहा है कि रशिया के अंदर जाकर स्ट्राइक करो। और रशिया ने आज बयान दिया है कि न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन जरा देखिएगा नाज़रीन, ट्रंप जो है वो निकी हेली को अपना एज अ वाइस प्रेसिडेंट लेने जा रहा है। इस जंग के हवाले से अमेरिका का सबसे क्रूशल किरदार है। यानी अगर कोई जंग रोकेगा तो दुनिया में एक ही पावर है, वो है अमेरिका। यानी जंग चलेगी, जीतना हारना वो अलग डिबेट है कि इसराइल इसमें फाते नहीं हो सकता, ये वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर कोई जंग रुकवा सकता है तो ना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस रुकवा सकती है, ना ईरान रुकवा सकता है, ना सऊदी अरब रुकवा सकता है, ना कोई और दूसरा रुकवा सकता है, ना रशिया चाइना रुकवा सकते हैं। जंग बंदी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका करवा सकता है। जब वो असलहा देना बंद करेगा उस दिन जंगबंदी होगी, जब तक असलहा बंद नहीं होगा जंगबंदी नहीं होगी। तो जरा अमेरिका की तरफ से देखिए कि वहां से असलहा आपको बंद होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। तो निकी हेली को ट्रंप ने अपना एज अ वाइस प्रेसिडेंट ले लिया है। अब बाइडेन जीता हुआ नजर नहीं आ रहा और ट्रंप जीता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रंप में वाइस प्रेसिडेंट निकी हेली कौन है, जरा 3 पॉइंट उसके देख लीजिए। निकी हेली ये कहती हैं कि फुली आर्म्ड यूक्रेन टू एस्केलेट टेंशन विद रशिया, कि बहुत ज्यादा इमदाद, हर तरह का असलहा, जदीद त्यारे यूक्रेन को दो जो वो चाहता है और रशिया को खत्म किया जाए। ठीक है, उसके साथ इस तरह की यूक्रेन जंग लड़े कि रशिया को वो खत्म कर दे, इतना असलहा, इतनी इमदाद दी जाए। कंटिन्यूइंग आर्मिंग इसराइल टिल द ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा, जब तक इसराइल अपने मकासद अचीव नहीं कर लेता, यानी गजा पर कब्जा, वेस्ट बैंक पर कब्जा, तब तक इसराइल को हर तरह की इमदाद जो है वो दी जानी चाहिए। स्टार्ट वॉर विद चाइना एज सून एज पॉसिबल टू काउंटर हिज पावर, इसके इन 2 मामलात के साथ और क्या करो, चाइना के साथ भी जंग छेड़ दो ताकि उसकी जो बढ़ती पावर है
वो जो हमें टक्कर देने के लिए आ रहा है, वो जो हमारे इक़्तिदार के लिए खतरा है, उसका भी मक्कू ठप्पो। तो ये निक्की हेली के 3 बुनियादी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ट्रंप ये कहता है कि शी इज कमिंग इन आवर टीम बिकॉज वी शेयर लॉट ऑफ सेम आइडियाज। वो इसलिए हमारी टीम में आ रही हैं क्योंकि हमारे जो आइडियाज हैं वो काफी सेम हैं। तो निक्की हेली के ये आइडियाज हैं, और निक्की हेली ने अभी तक जो कैंपेन की है वो 90% उसकी दुनिया की जंगों के ऊपर कैंपेन है, यानी डोमेस्टिक अमेरिकन इश्यूज पे नहीं है, बल्कि किसके ऊपर है? दुनिया की जंगों के ऊपर, खासकर इसराइल के ऊपर के भाई इसराइल फलाना, इसराइल मोजज़ा, इसराइल चूजन पीपल, तो इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाओ और उसको हर तरह की इमदाद जो है वो मिलनी चाहिए। तो मैं आपको 1000%, 100% नहीं 1000% ये बता रहा हूं कि ये जो निक्की हेली का एज अ वाइस प्रेसिडेंट आना है, ये ज्यूइश लॉबी इसको लेकर आ रही है। अच्छा, ये निक्की हेली पहले एज अ प्रेसिडेंट लड़ना चाह रही थी, लेकिन वो पोल इसके हक में नहीं आए, तो ये वहां से हट गई। तो अब मतलब जो ज्यूइश लॉबी है उनको निक्की हेली से तो अच्छा कोई नहीं मिल सकता, तो उन्होंने ट्रंप के फिर नीचे निक्की हेली को वो एज आ लेकर आ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब देखें कि बाइडन की हिमायत आपने देखी इसराइल के लिए, यानी बाइडन वन ऑफ द टॉप प्रो इसराइल यूएस प्रेसिडेंट साबित हुआ। यानी इतना कुछ हो के भी अभी 2 दिन पहले बाइडन का बयान था कि मैं नहीं समझता कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो जेनोसाइड है। ये बाइडन का 2 दिन पहले का बयान है, ठीक है। तो बाइडन तो पीछे रह जाएगा ना, ट्रंप बाइडन से आगे है। ट्रंप वो प्रेसिडेंट है जिसने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बना दिया इसराइल का। सारी लड़ाई यरूशलेम की है और कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट इसराइल का दारुल हुकूमत उसने नहीं तस्लीम किया यरूशलेम को, ट्रंप ने किया। और ट्रंप से भी आगे है निक्की हेली। तो मुझे बताइए आपको कहां जगमंदी नजर आ रही है? यानी जब ये वाला पेयर उनको मिल जाएगा, ठीक है, तो बाइडन जो काम उनके लिए नहीं कर रहा, हालांकि बाइडन कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसने कसर ना छोड़ी हो, हर चीज उसने करके देख ली है। वो तो इसराइल की फौज इतने जोगी है ना कि वो हासिल नहीं कर सकी अपने गोल्स, और अब वो बाइडन बराह रास्त भी अपनी फौज वहां पर भेज रहा है, तो बाइडन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये जो पेयर है ट्रंप और निक्की हेली का, उसके बाद फिर दुनिया किससे रुख जाएगी? जो रशिया के साथ भी जंग छेड़ना चाह रहे हैं, जो चाइना के साथ भी छेड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जो इसराइल को इस हद तक असलहा देना चाह रहे हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद वो रुक नहीं रहे। तो फिर मुझे बताइए कि आपको कहां जंगबंदी नजर आ रही है और दुनिया का फिर उसके बाद क्या होगा? और यूएस कांग्रेस के स्पीकर हैं, उनका जरा आज का बयान देख लीजिए। वो आईसीजे के ऊपर कह रहे हैं, वी डोंट पुट एनी इंटरनेशनल बॉडी अबव आवर सुवरेनिटी। हम किसी इंटरनेशनल बॉडी को नहीं मानते जो हमारे ऊपर हो, यानी उसका मुराद ये है कि जो हमारे खिलाफ फैसला दे। ये आईसीजे के फैसले के ऊपर कह रहा है कि इसराइल मतलब कोई उसके खिलाफ फैसला आ जाएगा, हम उसको मानते नहीं है, कोई चीज हमारे ऊपर नहीं है। अभी नज़ीर इंकशाफ ये हुआ कि इन 8 महीनों के अंदर $30 बिलियन का जो इमदाद है, असलहा जो है, वो इस वक्त इसराइल को दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये लीडरशिप है जिन्होंने जंग रोकनी है, जो दुनिया की सुपर पावर है, उनकी ये इंटेंशन है। और आगे आने वाली लीडरशिप क्या क्या सोचती है, उसकी क्या विजन है, तो मुझे बताइए जंगबंदी कहां से होगी? तो इसीलिए नाज़रीन, ये जो खलबली मिडल ईस्ट में मची हुई है ना, ठीक है, उधर से सऊदी अरब अब तेहरान जा रहे हैं, एमबीएस तेहरान जा रहे हैं, बहरीन के किंग प्यूटन के पास पहुंचे हुए हैं, यूएई के प्रेसिडेंट चाइना, इधर वज़ीर खारजा अरब के मैक्रोन के पास, मतलब यूरोप एंगेजमेंट। तो ये सारी चीजें बेसिकली ये सारी चीजें उनके सामने हैं। ये जो अब क्लैरिटी आई है ना कि अच्छा अब अमेरिका की ये इंटेंशन है और अमेरिका इस हद तक इसराइल को सपोर्ट करेगा और जंगबंदी नहीं कर रहा, यानी ना इस साल ना अगले साल, जब तक इसराइल जीतता नहीं है। और इसराइल जीतेगा तो मतलब ये आप देख लें इसराइल कैसे जीतेगा। वो तो खुद कहता है कि 2028 तक हम जंग जारी रखेंगे, तो 2028 तक इस दुनिया का नक्शा क्या बनेगा? तब तक क्या आलमी जंग नहीं छिड़ चुकी होगी? अच्छा, तो इसलिए नाज़रीन, अरब फलस्तीन के इत्तेहादी, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यूरोप, रूस, चीन, इसके मुताबिक जो है वो प्लान्स कर रहे हैं। यानी अरब्स इकट्ठे हो रहे हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। असले का पीछे सप्लाई लाइन किस तरह से जारी रहेगी इस मुकम्मल और भरपूर जंग के अंदर, जो इतनी तवील होगी, जो सालों तक चल सकती है, ठीक है, उसकी फलस्तीन के इत्तेहादी भरपूर तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। अरब इस हवाले से तैयारी कर रहे हैं कि भाई जब इतनी लंबी जंग चलेगी और अमेरिका ये सोच रहा है तो मिडिल ईस्ट का क्या हशर हो जाएगा?
जब जंग फैलेगी तो मिडिल ईस्ट का क्या असर हो जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट को तो इन्होंने जंग में झोंक दिया है। वो MBS उधर विजन 2030 लेकर बैठे हुए हैं, $500 बिलियन एक सिटी के ऊपर वो लगा रहे हैं। उधर उन्होंने 2 ट्रिलियन जो है वो ऑलरेडी लगा दिए, 200 बिलियन लग भी चुके हैं, ठीक है। तो उस मंसूबे, मतलब आप इतने बड़े बड़े मंसूबे वहां पर बना रहे हैं, तो आपकी तरक्की का क्या होगा, आपके मुल्कों का फिर क्या होगा। जब वहां पर इतनी बड़ी जंग छेड़ रही होगी तो अरब में एक खलबली मची हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि चीन और रूस के जरिए और यूरोप के साथ अलग इंगेजमेंट करते हुए, और फिर यूरोप का मफाद ये है कि उसको ना यूक्रेन की जंग ने फायदा दिया, ना मिडिल ईस्ट की जंग को फायदा दे रही है। तो यूरोप अपने अंदाज से मामलात को देख रहा है, खास तौर पे जब से ये यूके तो अब यूरोप से निकल गया, तो अब यूरोप में एक ये भी है कि भाई यूरोप को लीड कौन करेगा। तो वो फ्रांस एक थोड़ा सा यूरोप में लीडर बनकर जो है वो सामने आ रहा है, और वैसे भी न्यूक्लियर पावर भी वही है। तो इसलिए यूरोप अपने अंदाज से देख रहा है, और यूरोप और मिडिल ईस्ट के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन कर रहे हैं। ना मिडिल ईस्ट को जंग सूट करती है, ना यूरोप को जंग सूट करती है, ठीक है, ना इधर चाइना को जंग सूट करती है। तो ये आपस में जो है वो एक इस वक्त जो है वो इत्तेहाद बना रहे हैं। हालांकि अगर हम नाज़रीन अमेरिका के अंदर से देखें तो अमेरिका के थिंक टैंक्स बार बार वार्न कर रहे हैं अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को कि ये जो आप जंग जारी रखे हुए हैं और आगे मजीद रखना चाह रहे हैं, आपके दूर दूर तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे जंगबंदी के, आप दरअसल अमेरिका को कुर्बान कर रहे हैं इसराइल के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये इससे बड़े और सबूत क्या हो सकते हैं। अभी मिशिगन के अंदर इस वक्त भी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उस फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। और उस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, दरअसल वो प्लानिंग कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ देयर कैंपेन। ये आप जरा देखिएगा, थाउजेंड्स टुगेदर इन मिशिगन फॉर पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल अगेंस्ट इजराइल्स वॉर ऑन गाजा are in Michigan to plan the next stage of the campaign। अब इसमें multiple organizations, movement leaders, students, artists and activists are taking part as well as high profile speakers। तो इतने मतलब variety of जो है ना स्पीकर्स, लीडर्स और स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। और वहां पर यह तय किया जा रहा है कि अब ये जो नया नेक्स्ट स्टेज ऑफ द मूवमेंट है वो कैसे चलानी है। यानी पहले एक मूवमेंट चली और उसमें ये यकीन था कि ये जंग रुक जाएगी, बाइडेन इंतजामिया को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि ये जंग तो उनको सूट ही नहीं करती, ये तो उनका नुकसान कर रही है। और सारा मीडिया, थिंक टैंक तबका सारा ये कह रहा है, लेकिन अब वो नहीं रुकी। तो अब वो नेक्स्ट स्टेज की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। आप जरा हार्वर्ड की स्टोरी देखिए। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्टेज commencement walkout over Gaza. Hundreds of students in rows chanted "Free Palestine" on Thursday as degrees were conferred. ये हार्वर्ड में फ्री पैलेस्टाइन के जो है वो नारे लग गए हैं। तो इसीलिए जो अमेरिका का थिंक टैंक तबका है वो उनको बता रहा है कि आप इस जंग से हासिल, आप पता है क्या करेंगे, आप ये हासिल करेंगे कि ना आपका इक़्तिदार रहना है और ना इसराइल ने बचना है। ये जो आप जंग को तवील कर रहे हैं, ये बात यूरोप को समझ आ गई है, लेकिन ये बात अमेरिका को समझ नहीं आ रही। और अमेरिका को इसलिए समझ नहीं आ रही कि अमेरिकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कंप्लीटली जूइश लॉबी कंट्रोल करती, कंप्लीटली। यानी अब यूरोप में आप देखिए कितना फर्क है कि यूरोप में एक तरफ लीडरशिप खड़ी है जो एंटी इसराइल है, बेशक उसके स्ट्रक्चर में एंटी इसराइल ना हो, लेकिन फिल वक्त वो एंटी इसराइल बन गई है। उसको नजर आ गया कि भाई इस वक्त प्रो इसराइल हमें वोट नहीं मिलना। अमेरिका में सूरत हाल डिफरेंट ये है कि जो सामने ऑपोजिशन में लीडरशिप है वो भी प्रो इसराइल है। तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अमेरिका के पास ऑप्शन होता तो वो ऑपोजिशन वाली पार्टी जीत जाती जो एंटी इसराइल होती। तो आगे तो ट्रंप खड़ा है, तो उसके अलावा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या बाइडन है या ट्रंप है। एक से नैले पे दल है, तो जिसको मर्जी सिलेक्ट कर लें, पॉलिसी वही रहेगी। तो इसलिए जो है यूरोप को यह बात समझ आ गई है कि इस जंग में हमारी भलाई नहीं है, ये हमारा नुकसान कर रही है। इस 8 महीनों की जंग में टके की अचीवमेंट नहीं है, ना अमेरिका की है ना यूरोप की है, सिवाय असलहा साज कंपनीज के। ठीक है, तो जूइश लॉबी फिर चूंकि कंट्रोल करती है अमेरिका को, तो वो कहती है हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है। वो जो उनकी सदियों की कमाई दौलत है, देखें फाइनेंशियल सिस्टम तो वही कंट्रोल करते हैं दुनिया का, सारी दुनिया की वेल्थ तो उनके पास है। दुनिया के बैंक्स कौन चलाते हैं? वही तो चलाते हैं। तो अमेरिका उनके सामने मजबूर है, यानी वो इस तरह स्कैटर्ड है बेसिकली अमेरिका उनके सामने कि वो इतना ऑर्गेनाइज भी नहीं है जितनी जूइश लॉबी वहां पर ऑर्गेनाइज है। और अमेरिकी जो
पॉलिटिकल सिस्टम है वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह से यूएस लॉबी ने उनको जकड़ा हुआ है और इसका नुकसान अमेरिका को ये होगा कि ये जो अंदरूनी खलफशार बढ़ रहा है इसके बहुत भयानक नतीजे इस वक्त थिंक टैंक तबका डिस्कस कर रहा है अमेरिका में। ओवरऑल तो कोई मतलब लीडर तो खड़ा होकर एंटी इसराइल नहीं होगा, लेकिन ये जो अवाम एंटी इसराइल हो रहे हैं इसका बहुत भयानक नतीजा बहरहाल निकलेगा। तो ये एक चीज हो गई। अब यहां पर नाज़रीन जो मैक्रोन की मीटिंग हुई है अरब वज़राए खारजा के साथ, उसमें जो क्लियर बात सामने आई है ज्वाइंट स्टेटमेंट, उन्होंने कहा इमीडिएट सीज फायर करें। ये प्रेसिडेंट मैक्रोन 5 वज़राए खारजा को वहां पर बुलाकर और उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहा है कि इमीडिएट सीज फायर जो है वो किया जाए, ठीक है। तो उनको नजर आ रहा है कि इस जंग में हमारी भलाई नहीं है, इसलिए अब वो खुलकर और वाशिंगटन से हटकर अपनी जो पॉलिसी है वो बना रहे हैं। तो अरब और यूरोप इस वक्त एक समय लेके एक साथ खड़े हो गए हैं। आप जरा यूके का क्राइसिस देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि यूरोप अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ब्रिटेन इन इट्स वर्स्ट फाइनेंशियल सिचुएशन इन 70 ईयर्स, ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीज डायरेक्टर जॉनसन सेड द नेक्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट विल फेस चैलेंजेस नॉट सीन सिंस 1950s। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो चैलेंजेस जो थे वो आज देखने पड़ेंगे बर्तानिया को। मनी इज टाइट, गवर्नमेंट सर्विसेज आर स्ट्रगलिंग, taxes are at historically high levels and both parties are constrained by their concrete promise to reduce the debt। तो ये इस वक्त जो है वो यूके की सूरत हाल, सबसे मजबूत इकॉनमी, उसको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो यूरोप उसमें नहीं है। अब जरा वाइडर कैनवस के ऊपर देखिए कि जंग कितनी बड़ी होने जा रही है, दुनिया किस तबाही की तरफ जा रही है। यानी इस वीडियो का बुनियादी मकसद तो यही है आपको बताना कि दुनिया अमन की तरफ नहीं बल्कि दुनिया एक ग्लोबल वॉर की तरफ जा रही है, ग्लोबल वॉर की तरफ। अब जरा नेटो के चीफ का जो आज बयान सामने आया है उसको जरा मद्देनजर रखिए और देखिए कि इसके बाद फिर और बड़ा क्या सबूत आपको चाहिए। नेटो का चीफ स्टोल्टनबर्ग कॉल्ड फॉर अलाउइंग यूक्रेन टू यूज फॉरेन वेपन्स टू अटैक रशिया। यूक्रेन को वो वेपन्स दिए जाएं कि वो रशिया की टेरिटरी के अंदर जाकर अटैक कर सके। द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है NATO's boss wants to free Ukraine to strike hard inside Russia. Stoltenberg joins growing calls to lift restrictions on Ukraine's ability to use Western weapons to strike Russia. अच्छा जी, this is Russia's aggressive war against Ukraine. Ukraine has the right to self-defense. तो इनके सारे थादियों को सेल्फ डिफेंस का हक है। NATO wants China operator for unlimited use of weapons and more money. NATO is pushing the war in Ukraine to nuclear escalation. Stoltenberg called on NATO countries to lift restrictions on strike by the armed forces of Ukraine with Western weapons on the internationally recognized territory of Russia. An attack by a nuclear power like Russia means that the country according to their nuclear doctrine should use nuclear weapons। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर रशिया की टेरिटरी के अंदर हमला होगा तो रशिया के पास इसके सिवा कोई चांस नहीं है, कोई इसके पास रास्ता नहीं है कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करे। इसलिए वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की आजकल वो जो जंगी मशकें कर रहे हैं ये दूसरे न्यूक्लियर वेपन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जैसे आप आर्टिलरी से न्यूक्लियर कोई गोला फायर करते हैं ना, ये इसी तरह का टैक्टिकल न्यूक्लियर है। ये वैसे आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ किसी जंग में। यानी ये कैसा होगा कि जैसे इस तरफ आर्टिलरी होती है, सामने पता है कि फौज खड़ी है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर के फासले पर, तो यहां से वो फायर करेंगे सामने जो आम फौज खड़ी है। ये वो है जैसे आर्टिलरी फायर करते हैं ना आप, ये बिल्कुल वैसा ही न्यूक्लियर है। ये किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो इस्तेमाल करने जा रहा है रशिया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अब आप जरा देखिए, यूक्रेन तो जीतेगा नहीं और यूक्रेन की हार नेटो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये हर सूरत में जदीद त्यारे असलहा यूक्रेन को देंगे और जरूरत पड़ी तो नेटो बराह रास्त खुद भी आएगा, क्योंकि नेटो किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं कर रहा, बल्कि नेटो तो दूसरे मुल्कों से प्लानिंग कर रहा है कि वो रशिया के ऊपर हमलावर हो। तो मुझे बताइए इसके बाद क्या नतीजा निकलेगा दुनिया का। यहां पर कोई निगोशिएशंस नहीं है, ये मामला नहीं हल हो रहा और ना हल होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब नेटो चीफ ये कह रहा है कि उसको मजीद जदीद तैयारे देने चाहिए, और जो अमेरिकी लीडरशिप आ रही है उसकी मैंने दास्तान आपके सामने रख दी है। तो फिर बताइए कि दुनिया का आगे चलकर नतीजा क्या निकलने वाला है। अच्छा, फिर रशिया का आप इसके ऊपर स्टेटमेंट देखिए। द वेस्ट लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट इज इंक्रीजिंग इट्स ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज टू कंडक्ट कंप्यूटर ऑपरेशंस अगेंस्ट रशिया एंड चाइना। एक और ये काम कर रहे हैं कि साइबर अटैक्स की तैयारी कर रहे हैं। नेटो फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ साइबर लेबोरेटरीज नियर द रशियन बॉर्डर्स इन इस्टोनिया,
लतविया, फिनलैंड एंड रोमानिया, रशिया के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर साइबर टीमें बिठा दी गई हैं। ओ भाई, आप रशिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए जाएंगे, रशिया के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे तो रशिया कैसे? आपको पता है आज से एक हफ्ता पहले पुतिन ने क्या अपने इंटरव्यू में कहा? उसने, एंकर ने सवाल किया कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की, तो इससे तो फिर जो है वो तबाही, बहुत बड़ी तबाही आएगी। तो पुतिन ने जवाब दिया कि अगर आप किसी रशियन से पूछें तो वो कहेगा हमने ऐसी दुनिया को करना ही क्या जिसमें रशिया ना हो, हमारे लिए वो दुनिया क्या मान रखते हैं जिसमें रशिया ही ना हो। तो आप अगर रशिया के खिलाफ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, रशिया को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रशिया फिर करेगा जो उसकी पावर है वो सारी इस्तेमाल करेगा। फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया किस तरफ जाती है। ये उनसे पूछे जिन्होंने जंग छेड़ी है और जो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहे, ठीक है। तो रशिया की जरा स्टेटमेंट देखिए, मॉस्को विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू एनी हॉस्टाइल एक्शंस अगेंस्ट इट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये जनाब रशिया ने रिस्पॉन्ड किया है। और आप जरा चाइना का देख लीजिए, वो जो ताइवान वाला मसला खुल गया दोबारा से, चाइना ने मॉक टेस्ट किया है ताइवान को मिसाइल टारगेट करने का, फिर वहां पर जंगी मशकें उसी तरह से उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है। और इस वक्त चाइना में ख्याल ये पाया जा रहा है कि अब वक्त आ गया कि इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया जाए। शी जिनपिंग जो है वो फेड अप हो चुके हैं वेस्ट से, यानी अमेरिका से, क्योंकि चाइना में ये सोच है कि भाई ये तो अमेरिका हथियार के बाद हथियार देता चला जा रहा है, तो वक्त गुजरने के बाद तो चाइना ये जो ताइवान है ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो फिर हम ताइवान के ऊपर कैसे कब्जा करेंगे? यानी F-16 तैयारे तो उनके पास पहुंचे हुए हैं, तो कल को F-35 तैयारे उन्होंने दे दिए तो फिर, या उससे भी जदीद कोई हथियार कोई और दे दिया तो फिर क्या करेंगे? तो जो करना है अभी करना है। और ये इस तरह वहाँ बागियों को सपोर्ट करना, उनको लगता है कि अब ये मसला फिलफौर ख़त्म करने की ज़रूरत है। और फिर जो वहाँ से सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं उसी की बुनियाद के ऊपर तो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी उसने कायम रखी हुई, ये वहाँ से सेमीकंडक्टर्स जा रहे हैं। इस वक्त बहुत बड़ा थ्रेट है AI इंडस्ट्री यानी आर्टिफिशियल इंडस्ट्री को अमेरिका की, कि अगर ये सेमीकंडक्टर्स यहाँ से बंद हो जाते हैं तो इसलिए चाइना बहुत जल्द इस ड्रिल्स के बाद जो उसने दिखाया, बहुत जल्द जो है वो ये ताइवान वाला मसला हल करने जा रहा है। तो आप देख लीजिए, मतलब जिसमें चाइना इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें रशिया इन्वॉल्व हो जाए, मिडिल ईस्ट उसमें इन्वॉल्व हो, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो, तो फिर दुनिया ये आलमी जंग ग्लोबल वॉर की तरफ नहीं जा रही तो और किस तरह जा रही है। फिर यहाँ पर नाज़रीन अलायंस बन रहा है, यानी ईरान का, और इधर अब जैसे अरब्स खड़े हो रहे हैं, और अफ्रीका नाज़रीन अब इसको ज्वाइन कर रहा है। ये नेटो प्लस इसराइल के लिए जो है वो एक अलायंस बन रहा है, यानी मिडिल ईस्ट की जो ताकतें हैं वो तो अपनी इधर इसराइल वाले मामले के लिए इस अलायंस में शामिल हो रही है ना, तो इसलिए ये नेटो प्लस इसराइल के खिलाफ ये इधर वाला सारा अलायंस जो है वो बन रहा है। अब जरा अफ्रीका के हवाले से देखिए, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो नाज़रीन उन्होंने अप्लाई किया है फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है वो मेंबरशिप के लिए। आप जरा माली की स्टेटमेंट देखिए, जो अफ्रीका का अभी आजाद होने वाला मुस्लिम मुल्क है। उन्होंने कहा बगैर पायलट के चलने वाली गाड़ियों ने हमारे लिए मोजज़े पैदा किए हैं। ये माली के एयरफोर्स कमांडर कह रहे हैं, और वो अमेरिका या फ्रांस से नहीं आई हैं, हमने तुर्की से खरीदी हैं। तो ये इस वक्त दुनिया के अलायंसेज हैं, दुनिया की डायरेक्शन है, दुनिया की लीडरशिप है, और वन लाइनर यही है। इसमें हमने वो डिबेट नहीं की कौन जीतेगा या कौन हारेगा, वो हम कई वीडियोस में डिफरेंटली कर चुके हैं और इसमें भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। लेकिन बुनियादी बात ये समझने की है, जंग तवील होने जा रही है और जंग फैलने इस हवाले से जा रही है कि वो ग्लोबल वॉर बनने जा रही है। यानी ये जंग चलती रहेगी, 6 महीने चलेगी, साल चलेगी, 1.5 साल, 2 साल, एट द एंड क्या होगा कि यहीं से ग्लोबल वॉर छिड़ेगी। ठीक है, यहीं से ग्लोबल वॉर छिड़ेगी। आप 7 अक्टूबर से देखें इस जंग का फैलाव, और आज देखें उस दिन से लेकर आज तक, जैसे इराक शामिल हो चुका है, जैसे यमन शामिल हो चुका है, लेबनान किस स्केल के ऊपर आ चुका है, ठीक है, शाम किस तरह इंगेज हो चुका है, ईरान किस हद तक इंगेज हो चुका है। तो आप देखें 7 अक्टूबर को क्या उसका था, और आगे 4 महीने और चलेगी तो मिस्र कितना मजबूर हो जाएगा, मिस्र की जंगजू तंजीमें, जॉर्डन की जंगजू तंजीमें। तो इस तरह 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ये जंग अगर ये जिस तरह चल रही है और नजर नहीं आ रही कि ये रुक रही है, तो फिर उसके बाद जो है हम एट द एंड एक ग्लोबल और आलमी जंग के अंदर जा रहे हैं। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।